अब हम जरा फर्टिलाइजेशन को समझने की कोशिश करते हैं डिटेल में। फर्टिलाइजेशन, अब फर्टिलाइजेशन की थोड़ी सी डेफिनेशन में हम थोड़ी सी चेंज करेंगे और यहाँ पे हम कुछ और चीज़ें भी, एक दो चीज़ें चेंज करेंगे, ठीक है। फर्टिलाइजेशन, हाँ भाई, व्हाट इज फर्टिलाइजेशन बताइए, क्या होती है फर्टिलाइजेशन? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स, ऐसा ही है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स। इसको अब हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट न्यूक्लियाई इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। क्या चेंज किया मैंने? अब मैंने इसको थोड़ा सा फर्टिलाइजेशन, अब मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा सा डेफिनेशन को और एडवांस कर दिया। तो अब पता लगा कि फर्टिलाइजेशन में ओवम स्पर्म के साथ फ्यूज नहीं होता, स्पर्म का न्यूक्लियस ओवम के न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होता है। स्पर्म का न्यूक्लियस ओवम के न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होता है। अब यहाँ पे हमें एक कॉन्सेप्ट और भी समझना है। वो सब कॉन्सेप्ट क्या समझना है हमने? देखो, हमने बात की थी जब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल पढ़ रहे थे, हमने कहा था यार ये यूट्रस की वॉल है और ये यूट्रस की वॉल के साथ ओवरी अटैच हुई हुई है, और ऑब्वियसली ओवरी हमने बात की थी इतनी बड़ी नहीं होती है, ये हमने समझने के लिए बनाई। और ये ओवरी को किसने कवर किया हुआ है? फेलोपियन ट्यूब ने कवर किया, ऐसे ही है ना? सही। वो फेमरी में अभी नहीं बना रहा, वो पता है आपको। जिस वक्त याद कर लो, ये जो ओवम है ना, ये ओवम, जिस वक्त ये ओवम ओवरी के अंदर है, कहाँ पर है बेटा? ओवरी के अंदर। याद कर लो ये प्राइमरी oocyte की फॉर्म में है। ये किस फॉर्म में बेटा? प्राइमरी oocyte की फॉर्म में। और तुम्हें याद है प्राइमरी oocyte डायप्लॉइड होता था, याद है या नहीं? याद है ना? और एक अब इसके चारों तरफ तुम्हें पता है उसके सेल्स मौजूद थे, फॉलिकुलर सेल्स। तो ये लो भाई, ये इसके फॉलिकुलर सेल आ गए ये, ठीक है। अब तुम लोगों ने बात ध्यान में रखनी है कि अगर ये ओवम ओव्यूलेट हुआ, अगर ये ओवम ओव्यूलेट हुआ, क्या मतलब हुआ? अगर ये ओवम ओवरी से बाहर गया, ओवरी से बाहर गया, तो ये जल्दी से अपनी पहली डिवीजन कंप्लीट करेगा जो कि मियोसिस बनती। और तुम्हें याद है जब मियोसिस वन कंप्लीट होती थी तो क्या होता था? फिर तुम्हारा बनता था सेकेंडरी oocyte। क्या बनता था? सेकेंडरी oocyte। याद आ रहा है ना? मगर तुम्हें याद है ये अभी भी ओवम नहीं है, क्योंकि सेकेंडरी oocyte फिर क्या करेगा? ओवम में कन्वर्ट होगा जब उसके अंदर मियोसिस 2 हो गया। ऐसे ही था ना भाई? यहां पर क्या हुआ है? यहां पर हुई है मियोसिस 1। क्या हुई है? तभी तो ये डायप्लॉइड हैप्लॉइड में कन्वर्ट होगा। क्या ख्याल है? अब तुम याद कर लो कि ये सेकेंडरी oocyte ही रहेगा। अगर इसकी फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो ये कभी भी ओवम नहीं बनेगा। क्या कहा है मैंने? एक मिनट मैं लिख दूं वो, तो मैं लिखता हूं जी, ओवम व्हेन इन ओवरी इज इन द फॉर्म ऑफ प्राइमरी oocyte। ओवम जब ओवरी में होता है तो बेटा किस फॉर्म में होता है? प्राइमरी oocyte की फॉर्म में। और तुम्हें याद है प्राइमरी oocyte कैसा होता है भाई? डायप्लॉइड होता है ना। फिर क्या होता है? इफ दिस प्राइमरी oocyte लिख देता हूं, प्राइमरी oocyte ओव्यूलेट, क्योंकि हमें ये बात मालूम है कि ओवरी में जितने ओवा होते हैं वो सबके सब ओव्यूलेट नहीं होते। हमने क्या पढ़ा था रिप्रोडक्टिव साइकिल में कि जब एफएसए जाता है तो वो 12-15 फॉलिकल्स को एक साथ मैच्योर करना शुरू करता है। मैच्योर उनमें से एक ही होता है, ओवम एक का रिलीज होता है, बाकी सारे डीजनरेट हो जाते हैं। ये बात हुई थी ना? तो अगर ये प्राइमरी oocyte ओव्यूलेट हुआ यानी ओवरी से बाहर निकला, देन इट कंप्लीट meiosis 1 and become secondary oocyte
और ये सेकेंडरी यूसाइड कैसा होगा बेटे, ये हैप्लॉइड होगा, हैप्लॉइड ही होगा ना। अब आपने ध्यान में रखना है विल रिमेन सेकेंडरी oocyte, will remain secondary oocyte if not fertilized। अगर ये फर्टिलाइज नहीं हुआ तो ये कभी भी मेच्योर ओवम में कन्वर्ट नहीं होगा, तो ये कभी भी मेच्योर ओवम में कन्वर्ट नहीं होगा। क्लियर हो गई बात यहां तक? अच्छा, अब तुम्हें याद है हमने क्या बात की थी? हमने बात की थी कि जब ये ओवम ओवरी से बाहर निकलेगा तो ये बहुत सारे फॉलिकुलर सेल अपने पीछे छोड़ जाएगा, याद आ रहा है? और वो क्या बना लेंगे, कॉर्पस ल्यूटियम क्या बना लेंगे। मगर तुम याद करो हमने कहा था कि कुछ फॉलिकुलर सेल इसके साथ भी अरेंज हो जाएंगे, ऐसे ही था। और ये फॉलिकुलर सेल जो इसके साथ अरेंज हो गए, ये फॉलिकुलर सेल जो इसके साथ अरेंज हो गए, याद कर लो इन फॉलिकुलर सेल्स का अब हम नाम रखेंगे, अब हम इसका नाम रखेंगे कोरोना रेडिएटा। क्या बोलते हैं बेटा इसको? कोरोना रेडिएटा। क्या बोलेंगे इसको? कोरोना रेडिएटा। तो कोरोना रेडिएटा क्या है? ये वो फॉलिकुलर सेल्स हैं, फॉलिकुलर सेल्स दैट अरेंज देमसेल्व्स, जो क्या करते हैं बेटा, अपने आप को अरेंज कर लेते हैं अराउंड सेकेंडरी oocyte। और सेकेंडरी oocyte कैसा था? हैप्लॉइड था। ये बात समझ में आ गई? यहाँ तक कोई मसले मसाइल तो नहीं है? अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस स्ट्रक्चर को इस जगह पे बड़ा कर रहा हूँ। देखो इस जगह पे, ये मैं इस स्ट्रक्चर को यहाँ पे निकाल के बड़ा कर रहा हूँ। अब ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया ओवम जो कि सेकेंडरी oocyte है। इसके चारों तरफ ये क्या हो गए, कोरोना रेडिएटा के सेल हो गए। मैं सिर्फ 2 लेयर बना लूँगा, ज़्यादा लेयर नहीं बनाता ताकि टाइम बच जाए हमारा। ये मैंने 2 लेयर बना लिए, फिर वो ज़्यादा लेयर हम बनाते हैं हमारे गले में आ जाती हैं, पूरी नहीं होती। सही है। इसके साथ एक और चीज़ तुमने याद रखनी है। क्या याद रखनी है? और ये बड़ी इंपॉर्टेंट याद रखना कि ये जो ओवम है ना, इसके चारों तरफ एक ग्लाइकोप्रोटीन की बनी हुई बड़ी ज़बरदस्त और बड़ी प्रोटेक्टिव लेयर आ जाएगी। और वो प्रोटेक्टिव लेयर हमारे लाल मार्कर नहीं चल रहा, बन नहीं रही है, तो हम ग्रीन मार्कर से बनाते हैं। और माशाल्लाह ग्रीन मार्कर भी नहीं चल रहा है, बहुत बेहतरीन काम हो गया है। तो अब इसका तरीका क्या है? इसका तरीका ये है कि मैं सेल मेम्ब्रेन से बना दूं, मैं अंदर इसकी सेल मेम्ब्रेन ओवम की इससे बना देता हूं। भाई कुछ तो नजर आ जाओ, कोई नजर आ रहा है? हल्का हल्का, हल्का हल्का भी आएगा तो चलेगा। अब ये ओवम की सेल मेम्ब्रेन है। ये क्या ओवम की सेल मेम्ब्रेन है, क्योंकि मुझे तुम एक बात बताओ, इस ओवम की सेल वॉल कहां पर होगी? हाँ हाँ, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती। सही। तो ये जो इसकी सेल मेम्ब्रेन है, मैंने कहा मैं जरा तुम्हारी चेक करूँ IQ लेवल तुम्हारा। आज आप देखो क्या होगा। अब ये तो क्या हो गई, ये हो गई ओवम की सेल मेम्ब्रेन। क्या हो गई? और इधर देखो, अब ये जो लेयर है ना, ये लेयर जो ओवम ने अपने चारों तरफ प्रोटेक्टिव लेयर बना ली है, ये वाली, ये प्रोटेक्टिव लेयर जो ओवम ने अपने चारों तरफ बना ली है, ये वाली, याद कर लो इसको नाम है, इसको कहते हैं जोना पेलुसिडा। इसको क्या कहते हैं बेटा? जोना पेलुसिडा। क्या बोलते हैं इसको? जोना पेलुसिडा। ये बात समझ में आ गई? अब ये वो ओवम है जो फैलोपियन ट्यूब में मौजूद है और इंतजार कर रहा है कि अगर कोई स्पर्म आए तो मैं इसके साथ फर्टिलाइजेशन करूं। ठीक है, मैं एक मार्कर चेंज करूं क्योंकि हमें लाल मार्कर चाहिए स्पर्म बनाने के लिए। अच्छा अब देखो, अब तुम सोचो कि वो जो बेचारा स्पर्म है, अब ये बेचारा स्पर्म गरीब, देखो ये जो स्पर्म है गरीब बेचारा, अब तुम अंदाजा लगाओ इसकी मुशक्कत का और उसकी मेहनत का। अगर ये स्पर्म
फेलोपियन ट्यूब में मौजूद हुए, फर्ज करो ये स्पर्म है कुछ और ये फेलोपियन ट्यूब में मौजूद हैं भाई, तो अगर उनको इस ओवम तक पहुंचना है तो उनको आग के दरिया में से गुजरना पड़ेगा, है भाई। क्या मतलब हुआ था? मतलब ये हुआ कि पहले उनको पेनिट्रेट करना पड़ेगा, किसको? कोरोना रेडिएटा को, यहां से रास्ता बनाना पड़ेगा। सबसे पहले काम तो ये होगा ना। तो पता है इसको क्या बोलते हैं? इसको कहते हैं पेनिट्रेशन ऑफ कोरोना रेडिएटा। क्या बोलते हैं इसको? पेनिट्रेशन ऑफ कोरोना रेडिएटा। अच्छा, अगर किसी तरीके से ये इस कोरोना रेडिएटा के बीच में से रास्ता बनाता हुआ यहाँ तक पहुँच गया, फ़र्ज़ करो मैं इसको यहाँ बना देता हूँ, उस जगह पर इसको मिटा के यहाँ बना देता हूँ, कि फ़र्ज़ करो अगर ये रास्ता बनाता हुआ यहाँ पहुँच गया इस जगह पर, तो अब जैसे ही ये पहुँचेगा कहाँ पर? इस कोरोना रेडिएटा के आगे उससे बड़ा बैरियर यहाँ मौजूद है, और वो उससे बड़ा बैरियर कौन सा है? वो ज़ोना पेलुसिडा है। अब देखो, इसी ज़ोना पेलुसिडा को पेनिट्रेट करने के लिए अल्लाह ताला ने स्पर्म्स को दिया था एक्रोसोम। याद है तुम्हें? हमने जब स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ी थी, हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था एक्रोसोम, और एक्रोसोम में क्या होते हैं? एंजाइम्स। तो वो एंजाइम क्या करेंगे? वो एंजाइम इस ज़ोना पेलुसिडा को डिसॉल्व कर देंगे। जैसे ही ये इसको डिसॉल्व करेंगे तो क्या होगा? अंदर इस स्पर्म का जो न्यूक्लियस मौजूद है, वो न्यूक्लियस यहाँ से एंटर हो जाएगा कहाँ पर? इसकी मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ होता हुआ, अब ये फ़र्ज़ करो कि अगर ओवम का न्यूक्लियस ये है, फ़र्ज़ करो ये ओवम का न्यूक्लियस है, ठीक है? ये फ़र्ज़ कर लो कि ये ओवम का न्यूक्लियस है। तो अब ये जो स्पर्म का न्यूक्लियस है, ये यहाँ से होता हुआ कहाँ पहुँच जाएगा? सिर्फ न्यूक्लियस पहुँचेगा, ये बात याद रखना। स्पर्म का न्यूक्लियस कहाँ पहुँच गया है? ओवम के सेल के अंदर। कहाँ पहुँच गया बेटा? ओवम के सेल के अंदर। तो ये स्पर्म न्यूक्लियस है। तो दूसरा काम इसने क्या किया? इसने पेनिट्रेट किया ज़ोना पेलुसिडा को। तो पेनिट्रेशन ऑफ ज़ोना पेलुसिडा, और ज़ोना पेलुसिडा की पेनिट्रेशन कैसे होगी? थ्रू एक्रोसोमल एंजाइम, थ्रू एक्रोसोमल एंजाइम्स। वो इसीलिए डेवलप किए हैं इसने। और उसके बाद जैसे ही ये स्पर्म का न्यूक्लियस कहाँ पहुँचेगा? ओवम के साइटोप्लाज्म में। उसी वक्त ये ओवम अपनी सेकंड मियोटिक डिवीजन पूरी करेगा और मैच्योर ओवम बन जाएगा। तो सेकंड मियोटिक डिवीजन कब पूरी होती है? इफ फर्टिलाइजेशन, या नहीं, फर्टिलाइजेशन नहीं, इफ sperm nucleus enter in cytoplasm of ovum, in cytoplasm of ovum complete meiosis 2। ओवम क्या करेगा बेटा? meiosis 2 कंप्लीट करेगा एंड बिकम मैच्योर ओवम। क्या बन जाएगा वो? मैच्योर ओवम बन जाएगा। अब जैसे ये मैच्योर ओवम बनेगा तो तुम मुझे बताओ फिर क्या होगा? फिर ये स्पर्म न्यूक्लियस इस ओवम के न्यूक्लियस के साथ जाके फ्यूज हो जाएगा, और जैसे ही स्पर्म का न्यूक्लियस ओवम के न्यूक्लियस के साथ जाके फ्यूज होगा, अपन क्या बोलेंगे? क्या हो गई बेटा? फर्टिलाइजेशन हो गई। और जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगी तो क्या बन जाएगा? जायगोट बन जाएगा। तो फ्यूजन ऑफ स्पर्म प्लस ओवम न्यूक्लियाई विल फॉर्म जायगोट। ये क्या बन जाएगा बेटा? जायगोट। अब तुम ये बात याद कर लो, जायगोट बनने के फौरन बाद डेवलपमेंट का प्रोसेस शुरू हो जाता है, यानी रिप्रोडक्शन का काम वहाँ ख़त्म हो गया जहाँ जायगोट बन गया। जहाँ जायगोट बना, रिप्रोडक्शन का काम ख़त्म। अब इस जायगोट के अंदर जो भी चेंज आएगा वो कहाँ आएगा बेटा? वो डेवलपमेंट के खाते में जाएगा। किस में जाएगा? डेवलपमेंट खाते में। रिप्रोडक्शन का काम ख़त्म हो गया। तो अब तुम मुझे बताओ,
फर्टिलाइजेशन के लिए कितनी स्टेप्स तय करने पड़े हमें? नंबर 1 ओव्यूलेशन होना ज़रूरी है। ओव्यूलेशन नहीं होगी तो ओवम नहीं होगा, ओवम नहीं होगा तो भले ही कितने भी स्पर्म हो वो फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकेंगे। नंबर 2, जब ओवम फैलोपियन ट्यूब में मौजूद होगा और स्पर्म होंगे तो फिर स्पर्म तो कितने बैरियर क्रॉस करने पड़ेंगे? 3 बैरियर। कौन कौन से 3 बैरियर? नंबर 1 कोरोना रेडिएटा को क्रॉस करना पड़ेगा, नंबर 2 जोना पेलुसिडा को क्रॉस करना पड़ेगा और नंबर 3 इसकी सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ेगा। तो ये 3 बैरियर को क्रॉस करने पड़ेंगे। एक और बात याद कर लो, जैसे ही पहला स्पर्म जोना पेलुसिडा के साथ कांटेक्ट में आता है ना, उसी वक्त जोना पेलुसिडा में एक चीज़ होती है, उसको हम कहते हैं जोना रिएक्शन। क्या बोलते हैं हम उसको? जोना रिएक्शन। अब ये आपकी किताब में ना लिखा हुआ नहीं होगा, मगर जब आपने इतना कुछ पढ़ लिया है तो ये भी पढ़ लें। जोना रिएक्शन क्या करता है? अब भी जोना पेलुसिडा को इम्पेनिट्रेबल बना देता है। अब कोई स्पर्म इसको पेनिट्रेट नहीं कर सकता। तो मेड जोना पेलुसिडा इम्पेनिट्रेबल, वो उसको इम्पेनिट्रेबल बना देगा। इसीलिए एक ओवम के साथ सिर्फ एक स्पर्म फ्यूज हो सकता है, एक से ज़्यादा फ्यूज नहीं हो सकता। समझ में आ गई बात? तो उसने किसको क्रॉस किया? कोरोना रेडिएटा को। फिर किसको क्रॉस किया? जोना पेलुसिडा को। और जोना पेलुसिडा को तोड़ने के लिए उसको क्या चीज़ चाहिए थी? एग्रोसोमल एंजाइम, जो वो स्पर्मेटोजेनेसिस के बाद स्पर्मियोजेनेसिस के प्रोसेस में बना के लाया था। और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद स्पर्म की सेल मेम्ब्रेन ओवम की सेल मेम्ब्रेन से मिल जाएगी और स्पर्म का न्यूक्लियस कहाँ चला जाएगा? ओवम के न्यूक्लियस में। अब यहाँ पर एक और चीज़ तुम ध्यान में रख लो, वो एक बड़ी मिसकंसेप्शन है। वो कहते हैं जी कि हमें जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं वो मदर की तरफ से मिलते हैं, फादर की तरफ से नहीं मिलते हैं। तो मैं इस डायग्राम को देख के मुझे बताओ, क्या हमें न्यूक्लियस और जेनेटिक मटेरियल के अलावा फादर की तरफ से कुछ भी मिल रहा है? कुछ भी मिल रहा है? नहीं मिल रहा ना। क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि स्पर्म से सिर्फ क्या आया बेटा? उसका न्यूक्लियस आया, बाकी कुछ भी नहीं आया। बात समझ में आ गई है? तो ये हो गई फर्टिलाइजेशन, ये बन गया जायगोट। एक दफ़ा जायगोट बन जाएगा तो अब जायगोट में जो भी कहानी होगी वो सारी डेवलपमेंट की, उसकी फिर नेक्स्ट टाइम बात करेंगे। सवाल कोई?